ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग जितना भी पोर्शन था ऑक्टाहेड्रल वॉइड तक का वो डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, हम तुमको ये बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ बनते हैं। थोड़ी कन्फ्यूज़न थी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत हो रही हो, वीडियो से समझ में ना आ रहा हो, तुम व्हाट्सएप करो, प्रॉब्लम व्हाट्सएप से भी क्लियर ना हो तो तुम शाम को 5 से 7 के बीच में कॉल कर सकते हो हमको, जो भी नंबर तुमको प्रोवाइड किया गया है। प्लीज़ उसके बाद नहीं करना, उससे पहले मत करना, अदरवाइज़ दिन भर कॉल उठाते उठाते पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम हम रेडी रहें। ठीक है, और फ्री हो कि ना हो, तो शाम को 5 से 7 तुम कभी भी कॉल कर सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में टीचर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, सामने फिज़िकल इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि ये ऐसा नहीं हो पा रहा है तो किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो हमको कॉल कर लेगा, कोई ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, आज वाली क्लास जो है, ये वाली जो क्लास है, इसमें हम जितने भी प्रॉब्लम्स तुमको पहले डिस्कस किए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स बारी बारी से दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम शीट हम तुमको दिए थे लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में, हम आज उसको पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर रेडियस रेशियो आगे डिस्कस करेंगे। तो आज ये वाली क्लास सिर्फ प्रॉब्लम्स की है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे ये पहला प्रॉब्लम था, ठीक है, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी has a cubic structure in which A atoms are at corner of the cube and B atoms are at face center. Derive the formula. ये बच्चा ऐसा कई सारा क्वेश्चन हम एकदम पहले ही करा चुके हैं, जिसको जिसको याद होगा उसको पता होगा कि देखो यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है A तुम्हारा कहाँ पे है बच्चा, कॉर्नर पे। ठीक है, कॉर्नर पे है तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 1/8 × 8 1 हो जाएगा। और B तुम्हारा कहाँ पे है, ठीक है, B तुम्हारा कहाँ है, फेस पे। तो B अगर फेस पे है तो एक फेस से 1/2 आएगा, टोटल 6 फेस आएंगे 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, AB 3 हो जाएगा। ऐसा कई सारा क्वेश्चन ये तुम लोग कर लिए होगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखना ध्यान से। क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q. एटम Q इज प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एटम P इज एट बॉडी सेंटर। ये क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो, हम सिर्फ इसका आंसर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तुमको पता है P अगर कॉर्नर से है तो P की वैल्यू 1 होगी, और Q अगर बॉडी पे है तो वो भी 1 होगा। बॉडी कहीं शेयर नहीं होता, तो इसका फॉर्मूला AB हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन तुम देखो ध्यान से। अ कंपाउंड फाउंड बाय एलिमेंट X एंड Y क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाना साथ में। अ कंपाउंड फाउंड बाय एलिमेंट X एंड Y क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर वेयर Y आर एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड X एट अल्टरनेट फेसेस। बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है, बहुत छोटा सा चेंज किया है। बोला है x जो है वो अभी भी, सॉरी x नहीं, y जो है वो कॉर्नर पे है। ठीक है, y कॉर्नर पे है, और जो x है, ठीक है, x कहाँ है, अल्टरनेट फेसेस। ये बच्चा ये अल्टरनेट फेसेस का जो वर्ड यूज़ कर रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट फेसेस का मतलब टोटल 6 फेसेस होते हैं। अल्टरनेट का मतलब एक फेस पकड़े फिर दूसरा छोड़ दिए, फिर एक पकड़े फिर दूसरा छोड़ दिया, यानी एक फेस पे एटम है दूसरे पे नहीं है, फिर एक फेस पे एटम है दूसरे पे नहीं है। तो टोटल 6 फेस होते हैं। अगर तुम अल्टरनेट जाओगे तो कितने फेस पे एटम होगा, 3 फेस पे, और हर फेस से कितना पार्ट आता है बच्चा, 1/2, यानी x कितना हो जाएगा, 3/2। y कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे तो कहीं हटाया नहीं गया है, तो 1/8 × 8, 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब के, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बच्चा, x 3/2 y1 या x 3 y2। हम सारे क्वेश्चन एक लाइन से डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। बहुत कम लोग क्वेश्चन लगा के हमको रिस्पॉन्स किए थे। ठीक है, हम बार बार बोले क्वेश्चन लगाना जरूरी नहीं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ऑनलाइन में वैसे ही इंट्रैक्शन नहीं बन पा रहा है, हम लोग चेक भी नहीं कर पा रहे। प्लीज़ व्हाट्सएप पे सेंड करो, जो क्वेश्चन तुम लगा चुके हो उसको तुम पिक लेके उसको व्हाट्सएप पे सेंड करो, तभी समझ में आएगा। देन अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट X एंड Y crystallizes in cubic structure where Y atoms are at the corners of the cube and X atoms are at alternate edge center। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, Y एटम कहाँ पे है, क्वेश्चन सब लोग देख रहे हो। Y एटम कहाँ पे है बच्चा, Y एटम कॉर्नर पे है, और X एटम कहाँ पे है, अल्टरनेट एज सेंटर, एज के सेंटर पे। ठीक है, तो तुमको समझना होगा कि Y कहाँ है, कॉर्नर। तो ये तो वही होगा जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 1/8 × 8 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, x कहाँ है, x है अल्टरनेट एजेस पे,
ये बच्चा अल्टरनेट एजेस का मतलब सोचो, हर एज का सेंटर, कितने एजेस होते हैं कॉर्नर में? 12, सही है, एक बार सोच लेना 12 एजेस होंगे। तो जैसे अल्टरनेट फेसेस की बात कर रहे थे वैसे ही अल्टरनेट एजेस की भी बात करेंगे। अगर अल्टरनेट एजेस हैं तो 12 थे तो 6 ऑक्युपाइड होगा, हर एज से 1/4 आता है, तो ये वैल्यू भी 3/2 हो जाएगी। फॉर्मूला वही रहेगा x3y2, ठीक है। ये बच्चा थोड़ा सा हम एकदम रिवाइज कर लो, याद करो, कॉर्नर से 1/8 आता था, क्यूबिक कॉर्नर से 1/8 आता था, क्यूबिक फेस से 1/2 आता था, क्यूबिक एज से 1/4 आता था और बॉडी से 1 आता था। ये हम डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में, तुम एक बार उसको जाके रिवाइज करना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सारे। देन अगला क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो ध्यान से, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल हैविंग 1 एटम एट ईच कॉर्नर एंड 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको ना हम बॉडी डायगोनल का इशू बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं आता, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो, तुमको ये चीज़ हम समझा रहे बॉडी डायगोनल कितने होते कितने, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि तुमको ये समझ में आए कि बॉडी डायगोनल कितने होते हैं। मान लो ये क्यूब है, हम थोड़ा बड़ा क्यूब बना रहे हैं, ठीक है, और इसमें आराम से तुम देखना, बाकी सब क्वेश्चन छोड़ो अभी तुम ये सिर्फ ये सोचो कि बॉडी डायगोनल कितने होते हैं। तो अगर हम लोग सोचें ध्यान से, ये मान लो हमने क्यूब बना लिया, ठीक है, ऐसा, एजेस को हम रेड कर दे रहे, ठीक है, दो मिनट वेट कर लो क्योंकि हम इसको ड्रॉ नहीं किए थे, ठीक है। चलो, तो तुमसे ये पूछ रहा कि बताओ अगर ये बना हुआ है, ठीक है, अगर ये बना हुआ है, तो तुमसे ये पूछ रहा है कि बताओ इस केस में कितने बॉडी डायगोनल होंगे। तो अगर हम कोई क्यूब बना ले रहे और हमको बॉडी डायगोनल गिनना है, तो पहले हमारा काम क्या है, हम बॉडी डायगोनल गिनेंगे, ठीक है। बॉडी डायगोनल गिनने की कोशिश करो, कितने बॉडी डायगोनल होंगे इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बॉडी डायगोनल तुमको यहीं समझ में आ जाना चाहिए। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड का क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर बाद, वहाँ भी बॉडी डायगोनल पूछेगा। इस क्यूब को देखो ध्यान से, इसके अंदर कितने बॉडी डायगोनल होंगे, ठीक। एक क्वेश्चन तो देखो ये है, जैसे ये वाला एक बॉडी डायगोनल ये होगा। ये बच्चा हम हर सब अलग अलग कलर से बना रहे हैं ताकि सब बॉडी डायगोनल तुमको साफ साफ दिखे। बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है, क्यूब के अपोजिट कॉर्नर्स को जो लाइन अटैच करती है उसी को बॉडी डायगोनल कहते हैं। तो देखो ये दोनों क्यूब के अपोजिट को अटैच कर रही, अच्छा सुनना ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे के क्यूब को अपोजिट से अटैच कर रही, ठीक है, सही है। ये दोनों क्यूब के अपोजिट को अटैच कर रही, दिखा। और एक बॉडी डायगोनल थोड़ा मुश्किल होगा दिखना, ये वाला, ये पीछे वाले से और आगे वाले की तरफ जा रहा, ठीक। तो 4 बॉडी डायगोनल तुमको दिख रहे होंगे यहाँ पे साफ साफ, ठीक है। कौन कौन सा, एक येलो वाला, एक ब्लैक वाला, एक ग्रीन और एक ब्लू। तुम अपने कमरा, जिस कमरे में पढ़ लो उसी में सोचना कितनी ऐसी लाइंस बना सकते हैं जो अपोजिट कॉर्नर को अटैच करें। तो तुम खुद ही जोड़ लोगे कि ऐसी 4 ही लाइंस आ सकती हैं, यानी कुल मिला के एक क्यूब के अंदर वन क्यूब हैव 4 बॉडी डायगोनल, सही है। अच्छा अब समझो, एक क्यूब के अंदर सिर्फ 4 बॉडी डायगोनल हो सकता है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बोला है कि एक एटम कॉर्नर पे है, ठीक है, 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर, यानी हर कॉर्नर पे एक एक एटम है, और 2 एटम है हर बॉडी डायगोनल पे। चलो, तो नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो यानी इस क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चा, 5 वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखो ध्यान से, ठीक है। तुमसे पूछा क्या है, बोला है कि 5 वाले में, ठीक है, 5 वाले में बोला है कि एटम्स कहाँ कहाँ हैं, एटम्स हैं कॉर्नर पे। तो तुमको पता है कॉर्नर से 1/8 आता है, टोटल कितने कॉर्नर हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, 8 कॉर्नर हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कॉर्नर से तो एक एटम आ गया, सही। अच्छा फिर आगे देखो, तुमसे क्या बोला है कि ईच बॉडी डायगोनल हैव 2 एटम। ये बच्चा कितना बॉडी डायगोनल अभी जोड़ा है तुमको, हर क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल होता है, तो 4 बॉडी डायगोनल होता है, तो यानी 4 बॉडी डायगोनल है,
ठीक है, हर बॉडी डायगोनल पे 2 एटम है, तो कितने एटम हो गए 8, कुल मिला के कितने एटम्स हो जाएंगे 9 एटम्स। सबको समझ में आ रहा है, एक कॉर्नर से और हर बॉडी डायगोनल से 2, तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल है 4, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बॉडी डायगोनल पे कितने होंगे 8, बॉडी डायगोनल पे 8 हुए, सही है, और कॉर्नर पे कितना हो गया 1। चलो अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 6 बोला है तुमसे, अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट्स A and B crystallizes in cubic structure. Atom A are present on the corner as well as face center. ये कहाँ पे बच्चा, कॉर्नर पे और कहाँ पे फेस सेंटर पे। B कहाँ प्रेजेंट है, एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। ये बच्चा ये क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो, ठीक है, तुम समझ लो, हम इसका बस आंसर लिख दे रहे हैं। ए कहाँ पे है बेटा, कॉर्नर पे, और हम लिख दे रहे ए 4 आएगा क्योंकि वो कॉर्नर पे है और फेस सेंटर पे है। बी कितना आएगा इसके लिए, बी इसके लिए आएगा कुल मिला के कितना बच्चा, एज सेंटर पे है और कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे, तो बी भी 4 आएगा, तो फॉर्मूला ए बी आएगा बस, ठीक है। खुद ही सोचना, एज सेंटर से 1/4 पार्ट आता है, 12 एजेस हैं तो 1/4 इंटू 12, 3 एटम बी के हो गए। बॉडी सेंटर से एक ही होगा, पूरा अंदर होता है तो एक बी का और हो गया, कुल मिला के बी के कितने हो गए 4। ए कॉर्नर पे है, कॉर्नर से 1 आएगा, 1/8 इंटू 8 करोगे तो, ठीक है, और फेस से कितना आएगा बच्चा 1/2 इंटू 6 3। तो ये सब क्वेश्चन आसान है। 7th वाला देखो, जेनॉन क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 620 पिकोमीटर। अब बोला क्या है, व्हाट इज़ द नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ जेनॉन एटम। बोला है सबसे नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस मतलब क्या, सबसे पास जो एटम है उसकी डिस्टेंस बताओ। तो पहले तो तुमको समझ में आना चाहिए फेस सेंटर, जिसको जो लोग क्लास किए होंगे सबको याद होगा फेस सेंटर क्या था, कि हम लोग ऐसे एक यूनिट सेल बनाते थे, ठीक है, ऐसे यूनिट सेल बनाया ये वाला, ठीक। एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते थे, एटम्स प्रेजेंट होते थे कॉर्नर पे, याद आया, और एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते थे बच्चा, एटम्स प्रेजेंट होते थे फेसेस पे, ये। और जो लोग भी क्लास किए हो, याद है हम बताए थे ये डिस्टेंस सबको याद होना चाहिए, हम बताए थे ये टच होती है आपस में, ठीक है, सही है। तो हमको ये पता है कि 7th वाला कर रहे हैं हम लोग, कौन वाला है 7th वाला, ठीक है। 7th वाले में हम लोग को ये समझ में आया कि a√2 यही बराबर होता है 4r, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ जेनॉन तो सट से आ जाएगा a√2/4, तुम कर सकते हो रेडियस ऑफ जेनॉन a√2/4। तो a की वैल्यू तुमको दी हुई है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, a की वैल्यू कितनी दी है 620 पिकोमीटर, ये साइड लेंथ दी हुई है 620 पिकोमीटर। फेस सेंटर में ये रिलेशन हम लिखवाए हैं, जाके तुम चेक कर सकते हो। तो 620 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 4, √2 से कैंसिल होगा, 620 डिवाइडेड बाई 2√2, कैलकुलेशन कर लेना, यही आंसर आएगा। अच्छा, लेकिन फिर तुमसे एक चीज़ और पूछा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर। नियरेस्ट नाइबर मतलब जो सबसे पास वाले एटम है, तो बच्चा नियरेस्ट मतलब यही दोनों आपस में सबसे पास में होगा, सही है। तो इनकी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 2r के बराबर। भाई अगर ये r है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 2r, तो यानी हमको वैल्यू निकालनी है 2r, तो हमको वैल्यू 2r की निकालनी है। r तुम निकाल चुके हो, 2 × 620 × √2/4 यानी 620 √2/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 7वां वाला क्वेश्चन हुआ। नियरेस्ट मतलब जो सबसे पास वाले एटम्स हैं। 8वां, इफ द रेडियस ऑफ एटम इज 75 पिकोमीटर और BCC लैटिस है, एज लेंथ बताओ। तो BCC लैटिस जिसको याद होगा, हम रिलेशन लिखवाए थे BCC लैटिस के लिए, a√3, ये वैल्यू किसके बराबर होती है 4r, हम बहुत अच्छे से समझाए भी थे। r दिया हुआ है, a पूछ रहा है, कैलकुलेटर का यूज़ करके कर सकते हो। खुद से कोशिश करना, मजाक कर रहे थे कैलकुलेटर के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर निकाल के बैठ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट 500 पिकोमीटर। ये बच्चा रेडियस दिया हुआ है 500 पिकोमीटर, साइड लेंथ पूछ रहा है, साइड लेंथ मतलब a होता है, और FCC लैटिस है। ये भी क्वेश्चन आसान है। लैटिस कैसी है बच्चा, FCC हम लिखवाए थे, a√2 बराबर 4r, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में किए भी हैं। तो a√2 बराबर 4r, r की वैल्यू दी है, a निकालना है, कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है। 10वां, अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो,
अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट, एटॉमिक मास दिया हुआ है, सेलेस दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है डेंसिटी बताओ इसकी। अब देखो ये क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन किए हुए हैं, मास दिया हुआ है, एजलेन दिया हुआ है, डेंसिटी पूछ रहा है। एफसीसी लैटिस है, पहले एफसीसी लैटिस है तो नंबर ऑफ एटम बताओ, क्योंकि हमको पता है डेंसिटी डी ये बराबर होता था Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। डेंसिटी का फॉर्मूला हम सेकेंड लेक्चर में बताए थे तुमको, D बराबर सेकेंड या थर्ड किसी में होगा, D बराबर Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। जिसको याद होगा Z क्या होता था, नंबर ऑफ एटम होता था, ठीक है। M क्या होता था बच्चा, M मोलर मास होता था, ठीक है। Na क्या होता था, Na एवोगैड्रो नंबर होता था, इतना हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। और A क्या होता था, A होता था साइड लेंथ क्यूब की, बार बार हम इसको रेफ़र कर रहे हैं, सेंटीमीटर में होती थी, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखो तुम्हारे पास Z एटॉमिक मास, सॉरी नंबर ऑफ एटम, FCC यूनिट सेल है, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 4, सबको याद होगा, हम एकदम शुरू में ही पढ़ाए थे सिंपल प्रिमिटिव में टोटल नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं, FCC में 4 होते हैं, BCC में 2 होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 4। मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया बच्चा 60 दिया हुआ है। एवोगैड्रो नंबर कितना होगा 6 इंटू 10 टू द पावर क्या 23। और A यानी साइड लेंथ तुमको दी हुई है, साइड लेंथ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 400 पिकोमीटर। ये बच्चा 400 पिकोमीटर तो हमको पता है, पिकोमीटर में तो आंसर रखेंगे नहीं क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं सेंटीमीटर में रखना है, तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई एक पिकोमीटर बराबर किसके होता है बच्चा, कन्वर्जन एकदम अच्छे से आना चाहिए, 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12 मीटर, या 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, इसको यहाँ रख दो, तो 400 इंटू 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। A की वैल्यू आ गई कितना 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ए क्यूब यहीं निकाल लो 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। फिर तुम डेंसिटी के फॉर्मूले में रख सकते हो, डेंसिटी D ये बराबर Z इंटू एम, तो 4 इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, 6 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू ए क्यूब, 64 इंटू 10 टू पावर माइनस 24। ये बच्चा तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तुमको आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस स्पेस का यूटिलाइजेशन कर ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एन एलिमेंट occurs in BCC structure with cell edge length of 288 picometer। डेंसिटी दिया हुआ है, how many atoms of element does 208 ग्राम of element contain। देखो ये क्वेश्चन मतलब रेगुलर से थोड़ा हटके है, फिर भी ऐसा बहुत टफ नहीं है। तुमसे पहले चीज़ों को तुम लिख लो, लैटिस कौन सी दी है BCC, ये तो समझ में आ गया। BCC लैटिस मतलब एक यूनिट सेल हैव 2 एटम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर तुमसे क्या बोला है, तुमसे बोला है कि ये बताओ इस केस का डेंसिटी तुमको दिया हुआ है कितना 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और तुमको क्या दिया हुआ है बच्चा, और तुमको एजलेन दिया हुआ है A 288 पिकोमीटर। सबसे पहले तो तुम मोलर मास निकाल लो, ठीक है, क्योंकि मोलर मास तुमको पता है नहीं। तुमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हाउ मैनी एटम्स ऑफ द एलिमेंट डज 208 ग्राम ऑफ दिस कंटेन्स, ठीक है। तो हम क्या करें, हमको M नहीं पता, अच्छा M से होगा क्या, कई लोग सवाल पूछते हैं कि M से होगा क्या भाई, M क्यों निकाल रहे हैं हम, क्या ज़रूरत पड़ गई M की। देखो नंबर ऑफ़ एटम निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ एटम निकालने के लिए मोल निकालना पड़ेगा। मोल बराबर किसके होता है बच्चा, मोलर मास डिवाइडेड बाई किसके, सॉरी मोल बराबर किसके होता है, जो पढ़े होंगे उनको याद होगा। मोल बराबर किसके होगा बच्चा, मोल बराबर होता है वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। वेट हमको दिया हुआ है 208 ग्राम, मोलर मास नहीं पता है। अगर ये M आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो M हम निकालने की कोशिश करेंगे। M के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे। इस सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो, ठीक है, यहाँ से M की वैल्यू निकालो, M निकाल के इसको यहाँ पे पुट करो,
तो ये हो जाएगा 208 अपॉन एम की जो भी वैल्यू आ रही, ठीक है, उसको रखना। तो मोल बराबर किसके होता है बेटा, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, या नंबर ऑफ एटम बराबर होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। बस बच्चा मोल आ चुका है, ठीक है, तुम इसको वैल्यू यहाँ रख दो एवोगैड्रो नंबर की, आंसर आ जाएगा। एन ए के टर्म में आंसर निकालोगे, ठीक है, तो एन ए बाद में कैंसिल हो जाएगा, कोशिश करना उसी के टर्म में निकालना, ठीक है, समझ में आ रहा, खुद से ट्राई करना, हम तरीका तुमको बता दिए। 12 सोडियम हैज़ BCC क्रिस्टल, सेम क्वेश्चन है, हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हो तुम। 13 गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 407 पिकोमीटर, डेंसिटी ऑफ द गोल्ड एज वेल एज एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन बच्चा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसका मतलब 4 एटम होंगे, साइड लेंथ तुमको दिया है 407, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ द गोल्ड एज वेल एज इज एटॉमिक रेडियस एज्यूम टू बी स्फेरिकल। डेंसिटी बताना है और एटॉमिक रेडियस बताना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा नया है लेकिन कर सकते हो तुम, ठीक है। देखो ध्यान से क्या क्या होगा, पहले तो तुमको क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, सोचो ध्यान से। पहले तो तुमको दिया हुआ है ए कितना दिया हुआ है, ये बच्चा ए दिया हुआ है हमको कितना, 407 पिकोमीटर, 407 पिकोमीटर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी निकालना है, FCC लैटिस दिया है, FCC लैटिस दिया है बच्चा, FCC लैटिस मतलब नंबर ऑफ एटम या जेड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर तुमसे क्या बोला है, फिर तुमसे बोला है बच्चा बताओ गोल्ड का मास दिया हुआ है। ये बच्चा गोल्ड का जो मास दिया है वो दिया है 197 AMU। क्लास 11 जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा, AMU मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। मोलर मास अगर लिखना होगा गोल्ड का, मोलर मास ऑफ AU, तो हम 197 ग्राम लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। 1 AMU बराबर 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ ग्राम होता है। तो तुम जब जो भी चीज़ AMU में लिखी है तुम ग्राम में पुट करोगे, फिर फॉर्मूला रख लो D बराबर Z इंटू एम अपॉन NA इंटू AQ। फॉर्मूला तुमको पता है, सब कुछ पता है, बस ध्यान रखना A को हम पिकोमीटर में नहीं रखेंगे, A को हम किस में रखेंगे बच्चा, सेंटीमीटर में, तो 10 के पावर -10 सेंटीमीटर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 12 वाला, 13 वाला सॉरी, ये 13 है, ठीक है। 14 वाला देखो, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन स्ट्रक्चर हैविंग FCC यूनिट सेल, ठीक है, ऑफ एज लेंथ 200 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी। ये बच्चा इफ़ बहुत लंबा हो गया, ये एक्चुअली इफ़ लिखा है, इसको सही कर लेना, ये इफ़ लिखा है, ठीक है। 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंटेन्स 224 इंटू 10⁻23 एटम। जैसा क्वेश्चन नंबर 11 है उसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, 14 वाला भी हम तुमको समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14, इसको खींच दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 समझो क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझो। तुमको साइड लेंथ दे दी है, चलो साइड लेंथ दे दी है, कितनी दी है 15 वाले में, 14 वाले में साइड लेंथ कितनी दी है, 200 पिकोमीटर। चलो ये बच्चा डाटा पहले लिख लिया करो, तुमको कुछ आइडिया मिलेगा। फिर बोला है इसका 200 ग्राम एलिमेंट का, उसके अंदर 200 या 24 इंटू 10⁻23 एटम, ये है 24, इसको हटा दे रहे, 24 इंटू 10⁻23 एटम। ये बच्चा समझो ध्यान से, पहले तो हम मोलर मास निकाल लें, तुमको समझ में आ रहा होगा, डेंसिटी निकालना है तो मोलर मास चाहिए। मोलर मास कैसे आएगा, 200 ग्राम एलिमेंट है तो मोल कैसे निकालेंगे, मोल बराबर होगा 200 डिवाइडेड बाई किसके, मोलर मास। अच्छा इतने एटम्स हैं तो यहाँ से भी तुमको मोल मिल सकता है, यहाँ से मोल कितना हो जाएगा, मोल बराबर हो जाएगा 24 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, सब लोग पढ़े होंगे। 4 मोल आया, 4 यहाँ रख दें तो मोलर मास कितना आ जाएगा बच्चा, 50 ग्राम। मोलर मास आ गया, मोलर मास आ गया तो फिर डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, Z इंटू एम डिवाइडेड बाई NA इंटू AQ, सबको पता है। Z की वैल्यू, कौन सा सेल है बच्चा, 14 में देखो कौन सा सेल है, FCC यूनिट सेल है, तो FCC यूनिट सेल है
तो अगर FCC यूनिट सेल है तो इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। तो Z की वैल्यू 4 रख दें, मोलर मास 50 निकालें हम लोग, ठीक है। डिवाइड बाई क्या, एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23, और A की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, A की वैल्यू 200 का होल क्यूब, सॉरी 200 × 10⁻10 का होल क्यूब। सेंटीमीटर में रखेंगे, पिकोमीटर में नहीं रखेंगे, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हुए इसके बाद सारे क्वेश्चन एकदम सेम तरीके के हैं, कोई नया नहीं है, ठीक है। तो सबको एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब हम लोग सेकंड वाला देख रहे हैं, ठीक है। हम फिर तुमको अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 में तुमको ये बताए थे, लेक्चर 4 में तुम हमसे कई सारा क्वेश्चन हम तुमको दिए थे लेक्चर 4 में, उसको भी हम लोग इंक्लूड कर ले रहे हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, उन सारे क्वेश्चंस को हम लेके आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, जैसे देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन तुमको लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन अ स्ट्रक्चर, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन अ स्ट्रक्चर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर इज 1.28 एंगस्ट्रॉम, एक्सियल लेंथ ऑफ एज ऑफ द कॉपर पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, पहले एक्सियल लेंथ का मतलब समझ लो, टफ नहीं है, बस चीज़ें समझने का खेल है, एक बार समझ जाओगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तुमसे बोला क्या है, 4.1 डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। तुमसे बोला है एक्सियल लेंथ निकालनी है। एक्सियल लेंथ कुछ नहीं होती बच्चा, क्यूब के लिए साइड लेंथ होती है एक्सियल लेंथ, ठीक है। ए निकालना है, और तुमको दिया रेडियस कॉपर का 1.28 एंगस्ट्रॉम। कौन सा लैटिस दिया है, FCC। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं कि FCC के केस में A√2 बराबर किसके होता है, 4R के, सही। ए तुमको निकालना है, R दिया हुआ है, R दिया है 1.28 एंगस्ट्रॉम। तुम A√2 बराबर 4 × 1.28 करोगे, तुमको यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.2 पढ़ो, तुमसे क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ रेडियस ऑफ मेटल एटम इज 2 एंगस्ट्रॉम और क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज CCP या FCC, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। 4.2 भी आसान है, बहुत आसान है 4.2, सबको समझ में आ ही गया होगा 4.2 कैसे करना है। तुमसे क्या बोला है बच्चा, तुमसे बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब सबको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, A क्यूब के। तो A अगर आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा यूनिट सेल दिया बच्चा, FCC। तो A√2 बराबर किसके होगा, 4R। R की वैल्यू तुमको दी हुई है, कितनी दी R की वैल्यू, 2 एंगस्ट्रॉम, फटाफट रख लो। A√2 बराबर 4 × 2 एंगस्ट्रॉम, A बराबर क्या बच्चा, 8/√2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आ गया, A आ गया तो तुम वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकाल सकते हो, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, ये वैल्यू एमस्ट्रॉन्ग में है, तो एमस्ट्रॉन्ग को सेंटीमीटर में चेंज करो। एक एमस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चा 4√2 एमस्ट्रॉन्ग, या A की वैल्यू 4√2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब तुम इसको रख दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ना खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक हम लोग कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन अ सिंपल क्यूब। ये क्वेश्चन हम कई बार करवा चुके हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे बोला है सिंपल क्यूब में कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाई होगा। सिंपल क्यूब का मतलब होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो तुमसे बोल रहा है बताओ प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। फ्रैक्शन ऑक्युपाइड मतलब पैकिंग फ्रैक्शन। तो सिंपल यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन सबको याद होगा, ठीक है। हम लोग इसको डिस्कस कर लिए थे। एक एटम होता है 4/3 πr³, ठीक है, सबको याद होगा सिंपल प्रिमिटिव का, ठीक है। सॉरी, तो तुम इसको एक बार खुद से ट्राई करना, आसानी से हो सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें तुमको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि जो परेशान करे, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ भी नहीं है। तो ये वैल्यू π/6 आएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4.4, प्लैटिनम क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर्ड क्रिस्टल विथ अ यूनिट सेल A, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले एकदम कराए हैं,
4.4 देखो ध्यान से, 4.4 तुमसे बोला है नियरेस्ट नाइबर का पूछा है। तो अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले कि अगर FCC क्रिस्टल है इस तरह का, तो एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे, ठीक है, कॉर्नर्स पे एटम होंगे, और साथ ही साथ एटम्स कहाँ पे होंगे, एटम्स होंगे फेसेस पे। हम अलग कलर से बना रहे ताकि तुमको दिख रहे, लेकिन ये सब एटम एक ही तरह का होगा ऐसा, ठीक। और हम तुमको बताए थे कि ये पूरी चीज़ आपस में अटैच होती है। नियरेस्ट नाइबर का मतलब तुमको डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब 2r, तो 2r निकालनी है। FCC लैटिस हमको ये पता है अच्छे से, तो हमको पता है a√2 बराबर किसके होगा, 4r, और नियरेस्ट नाइबर की जो डिस्टेंस होगी, नियरेस्ट नाइबर्स की जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, वो 2r के बराबर होगी। तो बस तुम वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से r निकाल लो, फिर 2r निकाल लो। ऐसा एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराए हैं, तो तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन तुमसे क्या बोल रहा है, साइड लाइन तुमको दी हुई है a, तो a के टर्म में ही निकालना है। कोशिश करोगे तुमको आंसर आ जाएगा, C वाला आंसर आएगा, ट्राई करना खुद से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ ऑर्डरिंग क्लोज पैकिंग डज नॉट जनरेट क्लोज पैक लैटिस। ये बच्चा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम कराए भी हैं क्लास में। हम बताए थे कि क्लोज पैकिंग कब नहीं बनती, अगर कभी भी लेयर का रिपीटेशन हो जाएगा, ए या बी इस तरह का रिपीटेशन हो जाएगा, तो वहाँ क्लोज पैकिंग फॉर्म नहीं होता। क्लोज पैकिंग फॉर्म करने के लिए कभी लेयर रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ABC इस पहले वाले ऑप्शन में देखो ध्यान से, पहले वाले ऑप्शन में ABC कोई लेयर रिपीट नहीं हो रही, मतलब ये क्लोज पैकिंग है। सेकेंड वाले में देखो B के बाद AC, फिर AB, फिर AC, यहाँ भी कोई दो कंजिक्यूटिव लेयर रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा A के बाद A आ जा रहा, या B के बाद B आ जा रहा, या A के बाद C आ जा रहा और C के बाद C आ जा रहा, ऐसा नहीं है। तीसरे में देखो ABBA, क्वेश्चन ध्यान से देखो, ध्यान से, इसमें A बच्चा B 2 बार रिपीट हो गया। जब कभी भी ऐसा होगा कि कोई 2 लेयर रिपीट करेगी, तो सीधा सा मतलब है कि वहाँ पे क्लोज पैकिंग फॉर्म नहीं होगा। तो C वाला बच्चा, C वाला क्या हो गया, ये क्लोज पैकिंग फॉर्म नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4.6, क्वेश्चन ध्यान से देखो, प्लैटिनम क्रिस्टल्स इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल विथ अ यूनिट सेल, बच्चा A की वैल्यू दी है 3.9231, तुम इसको कर सकते हो। डेंसिटी और रेडियस अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था इस तरह का, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4.7, मेटेलिक गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ एज लेंथ 4.070 एंगस्ट्रॉम, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड एटम। क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब फिर से बच्चा 2r। ये बच्चा कोई भी सोचो, मान लो ये एक गोल्ड एटम है, ये दूसरा गोल्ड एटम है, तो इनके बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यही तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी। तो अगर r ये हुआ, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमको कितनी निकालनी है, 2r। अब तुम कर सकते हो, फेस सेंटर्ड है तो इसका सीधा सा मतलब है 4.7 कर रहे हैं। FCC लैटिस है तो a√2 की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चा, 4r के। अब यहाँ से तुमको 2r निकालना है, तुम 2r की वैल्यू निकाल सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है। देन 4.8, Aluminium metal has a density of 2.72 gram per centimeter cube and crystallizes in a lattice with an edge length of 404 picometer. डेंसिटी दिया है, साइड लेंथ दिया है, और बोला है कौन सा ये लैटिस होगा, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्वेश्चंस ऑप्शंस दिए हैं, तो अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पढ़ा है, तो 4.8 नहीं करना। 4.9, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, स्क्वायर पैक शीट्स आर अरेंज्ड ऑन द टॉप ऑफ द अदर सच दैट स्फीयर इन द नेक्स्ट लेयर रेस्ट ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इन प्रीवियस लेयर। चलो बना ले, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मतलब हमको तो आएगा लेकिन तुम खुद सोचो। बोला क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बोला क्या, स्क्वायर पैक शीट्स आर अरेंज्ड ऑन टॉप ऑफ अदर, मतलब स्क्वायर पैक शीट। स्क्वायर पैक शीट याद है, लेयर 1 लेयर 2 बताए थे, किस केस में स्क्वायर बनता था, सबको याद है, याद आ रहा। स्क्वायर पैक्ड मतलब ऐसा, सही है, ये हुआ स्क्वायर पैक लेयर 1, सही। और फिर बोला है कि अगला जो लास्ट लाइन पढ़ो, द नेक्स्ट लेयर रेस्ट ऑन द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर इन प्रीवियस लेयर, मतलब नेक्स्ट लेयर जो है, अगर ये स्क्वायर बना तो इसका जो सेंटर है उस पे अगला एटम है। ऐसा क्रिस्टल सिस्टम में बच्चा पढ़ाएं तुमको,
तुम ध्यान से जाके देखो, ऐसे केस में बीसीसी यूनिट सेल बनता है। हम ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि याद करो, 4 नीचे सेम तरह के एटम होंगे, 4 एटम ऊपर सेम तरह के एटम होंगे, तो कॉर्नर्स पे एटम हो गया, और एक बच्चा बीचों बीच वो बीच वाला एटम होगा जो इसी स्क्वायर के सेंटर पे होगा। ठीक है, तो ये कैसा यूनिट सेल आया? बीसीसी यूनिट सेल। एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी। देन क्वेश्चन नंबर 4.10, consider a BCC arrangement. DE, DT, DBD distance between successive atoms located along edge, face diagonal and body diagonal. तो तुम 4.10 को बना लो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम ड्रॉ नहीं करोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। 4.10 हम उसको ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो, तुमसे बोला है कि कोई BCC क्रिस्टल है, ऐसे ही हम रफ डायग्राम एक बना दे रहे हैं, ठीक है। BCC क्रिस्टल्स का मतलब एटम कहाँ कहाँ पे होगा? एटम होगा कॉर्नर पे, सही है, एज वेल एज एटम होगा बॉडी पे। फेस सेंटर नहीं बनाना बच्चा, BCC बनाना है। और अब बोला है कि बताओ सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस, 3 तरह की डिस्टेंस दी हुई है। बोला है DE, DFD, ठीक है, यानी FD का मतलब पहले समझ लो, DE का मतलब एज, ठीक है, DFD का मतलब फेस डायगोनल, ठीक है, और DBD का मतलब बॉडी डायगोनल, सही है, यही है। अब तुमसे पूछा है कि बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, कौन सबसे पास में होगा, कौन सबसे दूर में होगा। हमको ये पता है कि BCC लैटिस में इसके अलोंग एटम्स आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। तो अगर ये BCC लैटिस है तो ये श्योर है, ठीक है, BCC लैटिस के केस में कि A√3 बराबर 4R होगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि A की जो वैल्यू है वो है 4R/√3, ठीक, कोई दिक्कत। तो डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस किसके बराबर होगी? A√3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4R। डिस्टेंस ऑफ फेस डायगोनल, ये वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चा? A√2, तो A की वैल्यू रखो, A की वैल्यू निकाल चुके हो, 4R/√3 इंटू √2। और डिस्टेंस ऑफ एज मतलब A, यही तो एज है, ठीक है, A की वैल्यू कितनी है? 4R/√3। ज़रा इन सब को कंपेयर करो, सबसे बड़ी डिस्टेंस किसकी होगी? बॉडी डायगोनल की। फिर उससे छोटा कौन होगा बच्चा? वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेना, R को ऐसे ही छोड़ देना, बाकी सारी वह या तुम खुद ही समझ सकते हो कि √2/√3 ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, तो बॉडी डायगोनल सबसे बड़ा होगा, डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल सबसे बड़ा होगा, फिर कौन होगा बच्चा? फेस डायगोनल, और सबसे छोटा कौन होगा? एज, ठीक है। इतना सबको समझ में आ रहा होगा, कर सकते हो तुम लोग। देन तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस उधर हुए, और आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सारा क्वेश्चन डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि तुमको अच्छे से ये सारी चीज़ें आ जाएं। कोशिश करना कि NCERT तुम लगा लो, ठीक है। और अगर डिस्कशन में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, ठीक है, तो फिर तुम हमको कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी तो हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5.1 देखो, ये क्वेश्चन भी हम उसी समय लेक्चर 4 में शायद दिए थे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोला है? बोला है कि बताओ इनमें से कौन टेट्राहेड्रल है, कौन ऑक्टाहेड्रल है। ये बच्चा एकदम डायग्राम से हम टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल डिस्कस किए थे। तुमको हम बताए थे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है। क्यूब का जो सेंटर होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन और टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन याद करो, ठीक है, सबको याद होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल कहाँ था बच्चा? याद करो, ऑक्टाहेड्रल कहाँ था? ऑक्टाहेड्रल था कहाँ पे? बॉडी पे, प्लस कहाँ था? एज पे, ठीक। टेट्राहेड्रल कहाँ था? टेट्राहेड्रल स्मॉल क्यूब के सेंटर पे था, या ये कह सकते हो बॉडी डायगोनल पे था। सबको याद आ रहा? चलो बताओ, ये वाला टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है? ये वाला। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी।
तो इसमें देखो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये कितने एटम सराउंडेड है, हम लोग पहले भी इसको डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे एक एटम यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ, कोई भी एम्प्टी स्पेस अगर 6 एटम से सराउंडेड होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो पहला वाला तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला भी एज का सेंटर है, जो लोग क्लास किए होंगे उनको याद होगा एज का सेंटर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, तो ये भी एक तरह का क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। अच्छा थर्ड वाला, ये बच्चा थर्ड वाला ध्यान से देखो तो ये बॉडी डायगोनल पे पड़ेगा। अगर हम ऐसे बॉडी डायगोनल खींचें तो ये वाला जो पड़ रहा है ये बॉडी डायगोनल पड़ रहा है, तो बॉडी डायगोनल पे तभी पड़ता है जब वो कौन सा वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया कि पहला वाला ऑक्टाहेड्रल है, दूसरा वाला ऑक्टाहेड्रल है, तीसरा वाला क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ये बच्चा ये सारी चीज़ लोकेशन से आएगी जो लास्ट क्लास में हम तुमको पढ़ाए थे, तुम देख सकते हो उससे। तो फर्स्ट और सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल को, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और थर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेट्राहेड्रल, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। 5.2 इफ़ द एनायंस A form hexagonal closest packing and cation C occupy only 2/3 of octahedral void। 5.2 सबको आना चाहिए क्योंकि हम ये क्वेश्चन पहले डिस्कस किए हैं, एक क्वेश्चन हम छोड़े भी थे पहले क्लास में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जिसको जिसको क्लास याद होगी तो सबको याद होगा, हम बताए थे कि देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तुम जनरलाइज कर सकते हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स के इन यूनिट सेल, ठीक है, सही है। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो बराबर होता है 2 × नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं थी, ठीक है। ये बच्चा ज़रा सोचो ध्यान से कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो जो लोग क्लास किए होंगे उनको याद होगा कि HCP के केस में, इन केस ऑफ HCP नंबर ऑफ एटम कितना होता था, सबको याद है 6। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे, 6, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 12। यहाँ तक तो अभी हम बेसिक बना रहे थे। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला है कि देखो एनायन A HCP में है, तो इसका मतलब एनायन A HCP मतलब 6 एटम है, और कैटायन C 2/3 ऑफ, यानी कैटायन C 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा। तो 2/3 ऑक्टाहेड्रल का मतलब ऑक्टाहेड्रल कितना है, कितना लिखवाएं ऑक्टाहेड्रल, 6, तो यहाँ से कैंसिल होगा 2, 4, तो C कितना आया 4, A कितना आया 6, फॉर्मूला बना लो C4 A6 C2 A3, C वाला ऑप्शन सही है, कोई बहुत टफ नहीं है, तुम कर सकते हो। अच्छा फिर देखो 5.3 वाला सेम क्वेश्चन है जो अभी हम कंसेप्ट ऊपर बताएं, क्वेश्चन पढ़ोगे टेट्राहेड्रल होल्स हमेशा दुगना होते हैं जितने नंबर्स ऑफ एटम होते हैं, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन सही है, देयर आर ट्वाइस एज मैनी एज टेट्राहेड्रल होल्स एज देयर आर CCP एटम, जितने एटम होंगे उसका दुगना टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अब फिर ये 5.4 वाला आसान है, अगर n स्फीयर है तो ऑक्टाहेड्रल भी कितना होगा, n, अभी पढ़ाए थे जितने एटम होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। n स्फीयर का मतलब क्या, n एटम होगा, और n एटम होगा तो n ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। देन आगे क्वेश्चन डिस्कस करो, विच आर ट्रू अबाउट CCP and HCP and CCP lattice, number of tetrahedral voids are twice of octahedral voids, ये तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, 12 टेट्राहेड्रल और 6 ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंट होता है HCP यूनिट सेल में, ये भी सही है, अभी थोड़ी देर पहले बताएं। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी तुम नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो अभी C वाला ऑप्शन तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन ये भी सही ऑप्शन है। और चौथा, इफ़ एन एटम ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड डिस्प्लेसेस इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड देन इट इज़ शॉर्टकी डिफेक्ट। ये बच्चा ये वाला भी अभी छोड़ दो, 5.6 वाला शॉर्टकी और फ्रिंकल का कंसेप्ट आने के बाद तुम ये पूरी अच्छे से समझ लोगे। 5.7 इन FCC यूनिट सेल क्यूब इज फाउंड बाय जॉइनिंग सेंटर ऑफ ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स टू जनरेट अ न्यू क्यूब, देन द न्यू क्यूब वुड कंटेन वॉइड्स एज। बोला है, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लो। बोला क्या है कि अगर हम लोग सोचो कि अगर हम लोग सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, समझने की कोशिश करना। सबको याद है टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ था, ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड बनाए थे, जो लोग क्लास किए होंगे उनको याद होगा,
ऐसे, ठीक है। बोला अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ऐसे, तो एक नया क्यूब बन जाएगा उसी क्यूब के अंदर, सही है। सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को अगर ज्वाइन कर दोगे तो वो भी एक क्यूब बनाएंगे। तो बोला उस छोटे क्यूब में बताओ कितने टेट्राहेड्रल होगा, कितने ऑक्टाहेड्रल। मेरा सवाल ये है कि ऑक्टाहेड्रल था कहाँ कहाँ। सबको पता ऑक्टाहेड्रल कहाँ था, एज के सेंटर पे, जो ब्लू लाइन है उसके एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, ऐसा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एक था बॉडी के सेंटर पे। जरा एक बात बताओ, क्या उस लाल वाले डिब्बे में कोई एज का ऑक्टाहेड्रल वॉइड गया है? फिर से रिपीट करें, क्या उस लाल वाले डिब्बे में जो अभी हम यहाँ ड्रॉ किए हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स को जोड़ के जो लाल वाला डिब्बा ड्रॉ किए हैं, क्या उसमें कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड गया है? नहीं, एक ही गया है जो बॉडी के सेंटर में था। तो अगर तुम उस लाल वाले डब्बे के बारे में सिर्फ सोचो, इसको अलग बना ले रहे हैं हम, तो लाल वाले डब्बे में ये समझ में आएगा कि इसके हर कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है, क्योंकि उसी को तो जोड़ के बनाए हो, और एकदम बीचों बीच ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ये तो समझ में आ गया कि इस क्यूब में एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल कितने होंगे? हर कॉर्नर से 1/8 टेट्राहेड्रल आएगा, क्योंकि अगर इसको जोड़ोगे तो अब इसका 1/8 ही पार्ट इस क्यूब के अंदर आएगा। ये बच्चा क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड को जोड़ने के बाद उस छोटा सा क्यूब जो टेट्राहेड्रल वॉइड के कारण बना है उसके अंदर कितने टेट्राहेड्रल हैं, बाहर नहीं। तो अब इस क्यूब के अंदर तो 1/8 ही टेट्राहेड्रल आएगा ना, और यहाँ से भी 1/8 आएगा। तो टोटल टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 1/8 × 8, एक टेट्राहेड्रल। तो एक टेट्राहेड्रल होगा, एक ऑक्टाहेड्रल होगा। इसको थोड़ा सा 5.7 वाले को समझने की कोशिश करना। कोई तकलीफ होगा इसमें तो हमको तुम कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। 5.8 वाला आसान है, हम नहीं बताने जा रहे, खुद कोशिश करना। तुमको फॉर्मूला दिया है, कॉपर 4 है, Ag 3 है, Au 1 है। तुम ऑप्शन मिलाओ, हर ऑप्शन को चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब ये सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही है ये तुमको खुद करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? चलो हम इसके आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितने भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं आज हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कल वाली क्लास में चूँकि हमको आगे बढ़ना है तो आज हम सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। थोड़ी लंबी क्लास होगी 1 घंटे की, लेकिन फिर भी अब तुम एडजस्ट कर सकते हो। अब धीरे धीरे तुम पढ़ने पे आ गए होगे, ठीक है। शुरू में टफ़ होता है पढ़ना, ठीक है। शुरुआत में अगर किसी को बोलो कि इस अलाइनमेंट पे जाओ तो वो मुश्किल होता है उस रास्ते पे जाना, लेकिन अब धीरे धीरे तुमको प्रैक्टिस हो गई होगी कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5.9 देखो सब लोग। कंसिडर अ क्यूब ऑफ 1 बॉडी सेंटर, ठीक है, ऑफ एज लेंथ, and now atom of body center can be viewed by lying on the corner of another cube 2. Find the volume of common cube 1 and 2. क्वेश्चन फिर टफ आ गया, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। बोला कोई क्यूब 1 है, ठीक है, 5.9 हम ड्रॉ कर रहे हैं, एकदम समझने की कोशिश करना। बोला कोई क्यूब 1 है, चलो क्यूब 1 ड्रॉ कर लिया। ये BCC क्रिस्टल है। BCC मतलब बता जरा, BCC मतलब एटम कहाँ कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पे, ठीक है, और फेस बॉडी पे, ऐसा। अब क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। बोला है, अब बोला है कि यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ A, यानी इसकी एज लेंथ कितनी दी हुई है? A दी हुई है। चलो ये भी समझ में आ गया। अब बोला है कि नाउ एट द बॉडी सेंटर कैन बी व्यूड टू लाइंग ऑन द कॉर्नर ऑफ अनदर क्यूब 2, ठीक है। तो बोला क्या है कि यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ A, नाउ, अब ये फुल स्टॉप है यहाँ के बाद, नाउ एटम एट द बॉडी सेंटर कैन बी व्यू टू बी लाइंग ऑन द कॉर्नर ऑफ अनदर क्यूब। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो कि एटम ऑफ द बॉडी सेंटर्ड ऑफ क्यूब 1 कैन बी व्यू टू बी लाइंग ऑन द कॉर्नर ऑफ अनदर क्यूब 2। मतलब समझा दे रहे भैया, नहीं तो तुमको समझ में कम आता है। तुमसे बोल रहा है कि कॉर्नर बॉडी सेंटर्ड क्यूब 1 का वो क्यूब 2 के जो दूसरा क्यूब बनेगा
उसका कॉर्नर है ऐसा। पहले क्वेश्चन सबको समझ में आया? एक बॉडी सेंटर बना है, बॉडी सेंटर एटम जो क्यूब 1 का है वो क्यूब 2 का कॉर्नर है। अब तुमसे बोल रहा है इन दोनों में कॉमन बताओ, तो इसको थोड़ा 3 डायमेंशनली तुमको समझना होगा। क्यूब छोड़ो, तुम स्क्वायर के बारे, इस फेस के बारे में सोचो, सिर्फ तुम इस फेस के बारे में सोचो, ठीक है? चलो सोचो, अगर हम उस फेस को ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, तो हमको इधर से दिखेगा कि यहाँ पे ये बॉडी सेंटर था। अब वो दूसरे क्यूब का कॉर्नर हुआ, मतलब हमको दूसरा क्यूब ऐसा दिखेगा। हम इसको कलर बदल दे रहे ताकि तुमको समझ में आए। तुमको ये ऐसा दिखेगा, सही? यानी अगर ये साइड लेंथ a है तो ये छोटे क्यूब का जो एरिया या वॉल्यूम कॉमन है, कॉमन तो इतना ही होगा ना, तुमसे कॉमन एरिया पूछा है, तुमसे ये नहीं पूछा है कि अनकॉमन एरिया बताओ, उसका साइड लेंथ a/2 होगा। पहले ये सबको समझ में आ रहा? किसी एक फेस को भी देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये 2 क्यूब बोला है पहले वाले क्यूब का बॉडी सेंटर, वो दूसरे वाले क्यूब का कॉर्नर है, तो इनके बीच में जो कॉमन एरिया होगी वो इतनी ही होगी। और ये एरिया कितनी है, इसका साइड लेंथ कितना है, a/2। तो वॉल्यूम ऑफ कॉमन या स्पेस, या इसको ऐसे लिख सकते, थोड़ा गलत हम स्टेटमेंट लिख लिए, कॉमन वॉल्यूम बिटवीन 2 क्यूब, कॉमन वॉल्यूम बिटवीन 2 क्यूब, ये किसके बराबर होगा, a/2 का होल क्यूब। भाई a/2 ही डिस्टेंस कॉमन थी ना, तो इसी का क्यूब बना लें तो वही कॉमन होगा, इतना ही कॉमन होगा, ठीक है, यही कॉमन होगा। तो यानी a/2 का होल क्यूब, हम इसको हटा दे रहे ताकि नहीं तो नोट्स में दिक्कत होगी, ठीक है। ये तो a/2 का होल क्यूब मतलब a³/8, इतना कॉमन आएगा। सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? 5.10 3 lines are drawn from a single corner of FCC unit cell to meet other corners such that they found to pass through exactly 1 octahedral, मतलब बोला 3 लाइन बनाया। 5.10 भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है सोचने के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आसानी से लग जाएगा, इधर क्वेश्चन टफ है। बोला है कि एक FCC यूनिट सेल बनाए। चल भाई थोड़ा ख़राब बन गया ये, चलो एक FCC यूनिट सेल हम बना रहे हैं। FCC याद है, एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते थे? एटम्स प्रेजेंट होते थे कॉर्नर पे, ठीक है, ऐसा, और एटम्स प्रेजेंट होते थे फेस पे। चल भाई बन गया ये, ठीक। तुमसे क्या बोला है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड याद है कहाँ कहाँ होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है एज के सेंटर पे, जो रेड डॉट बना रहे सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन करते समय याद होगा। और एक बॉडीज़ के सेंटर पे, ठीक है, ये ऐसा। अब तुमसे बोला क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बोला 3 लाइन FCC में बनाए, एक लाइन पे सिर्फ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। जरा सोचो इसमें कोई एक ऐसी लाइन बनाओ जिस पे सिर्फ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आए, तो तुमको खुद ही समझ में आएगा कि अगर हम ये वाली लाइन ले लें, अगर हम, सुनना ध्यान से, सुनना, थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अगर हम ये वाली लाइन ले लें, थोड़ा सा हम इसको कम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा सोचो। अगर हम ये वाली लाइन ले लें, ठीक है, दिख रहा सबको, ये वाली, तो इसमें हमको क्या मिला, हमको एक एटम मिला, ये वाला एक एटम ये मिला, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला, सही। यानी ये वाली लाइन, एज वाली लाइन जो है, अलोंग एज, हमको ये समझ में आया जो लाइन बनेगी उसके अंदर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा,
चलो पहला हो गया, along एज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चल भाई, फिर बोला क्या है, एक ऐसी लाइन बनाए जिसमें हमको कोई वॉइड नहीं मिला। तुम इस फेस में सोचो, कोई एक ऐसी लाइन, सीधी लाइन बनाओ जिसमें कोई वॉइड ना मिले। ये क्या इस लाइन पे कोई वॉइड मिलेगा? भाई ये ब्लैक वाला भी एटम है, ये ब्लैक वाला भी एटम है, ये भी ब्लैक एटम। क्या कोई रेड डॉट दिख रहा? नहीं। यानी जब तुम फेस के अलोंग चलोगे, अलोंग फेस, तो हमको कोई भी वॉइड नहीं मिलेगा। ठीक। फिर तीसरा, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा है तीसरी लाइन पे। तो ये तो हम लोग को पता है अच्छे से कि जब कभी भी हम बॉडी सेंटर, बॉडी डायगोनल बनाते हैं तो हमारे पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो जब 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो अलोंग बॉडी डायगोनल हमको 2 क्या मिलेगा बच्चा? टेट्राहेड्रल। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो यानी जब 1 ऑक्टाहेड्रल जाएंगे तो एज के अलोंग चलना पड़ेगा, कोई वॉइड नहीं जाएंगे तो फेस डायगोनल चलना पड़ेगा, और 2 टेट्राहेड्रल के लिए बॉडी डायगोनल। तो मतलब ए वाला ऑप्शन सही होगा। समझ रहे हो? वो बस पूछ रहा है कौन सी लाइन चलें, कि कौन कौन सा किसके डायरेक्शन में चलें कि हमको ये सारी कंडीशंस मिले। 5.11 रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसलिए इसको तुम कर सकते हो। 5.12 ये भी तुम कर सकते हो, एक बार खुद से ट्राई करना, बहुत टफ नहीं है। 5.13 ये भी तुम कर सकते हो। 6 एटम से सराउंडेड जो वॉइड होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। आज वाले क्लास में जो बचा हुआ इस सारी शीट का हम आंसर्स इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडियस रेशियो डिस्कस करेंगे जो कल होगी।